नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आज अपने हमारा जो सफर है बीएनएस का उसको आगे बढ़ाने वाले हैं। अपने लास्ट सेशन के अंदर जैसा आप सभी लोगों को पता है हमारा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था प्राइवेट डिफेंस का वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी क्या है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, उसकी क्या लिमिटेशंस है, कब वो शुरू होता है, कब तक वो चलता रहता है, ये सारे कुछ पॉइंट्स थे जो हमने पिछले एक दो सेशंस के अंदर डिस्कस किए। तो देखो ये तो हो गया हमारा एक टॉपिक कंप्लीट। अब ये जो पर्टिकुलर सेशन है इसके अंदर जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला था एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे हम लोग और उस टॉपिक का नाम है अबेटमेंट। अब ये जो हमारा बीएनएस है ये बीएनएस के चैप्टर 4 के अंदर गिरता है। वैसे तो ये चैप्टर 4 काफी कॉम्प्रिहेंसिव है क्योंकि इसके अंदर टोटल 3 टॉपिक आते हैं। एक टॉपिक आता है अबेटमेंट का जिसको आज पढ़ने वाले हैं, एक आता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का जिसको मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, और एक आता है अटेम्प्ट का। तो ये टोटल 3 टॉपिक कवर होते हैं इस चैप्टर 4 के अंदर, जिसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है अबेटमेंट। अब देखो अबेटमेंट दोस्तों एक ऐसा टॉपिक है जो मजेदार है नो डाउट, पर उसको समझना और उसको डिफरेंशिएट करना बाकी के कॉन्सेप्ट से, जैसे कॉन्स्पिरेसी से कैसे अलग है या फिर वो जो कॉमन इंटेंशन वाला फैक्टर होता है उससे कैसे अलग है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे हमें बहुत अच्छे से ध्यान देना है। वैसे ये बात तो बार बार दोहराने की जरूरत है नहीं, अब तो आप अब तक अगर आप आए हो तो आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि ये जो हम क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं इनका होल एंड सोल पर्पस क्या है, किसी भी चीज को समझना। अगर हमको कोई चीज समझनी है तो क्या तरीका होना चाहिए और कितनी गहराई में जाके हमें उस चीज को समझना है, दैट इज आवर होल एंड सोल थिंग। ठीक है, उससे अलावा हमारा कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो आज के सेशन के अंदर दोस्तों मैं ये कोशिश करने वाला हूं कि अबेटमेंट से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हमारे इस बीएनएस के अंदर दिए गए हैं उनको अच्छे से समझने, वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो कैसे वर्कआउट करता है, ये सारी बातों को कवर कर ले। और कोशिश करूंगा कि बहुत जल्द एक सेशन बना दूं अलग से जहां पे हम लोग अबेटमेंट से जुड़े हुए केस लॉस को भी कवर कर लेंगे। इनफैक्ट मैंने तो ऐसा प्लान किया हुआ है कि केस लॉस को भी ऐसे ही सीक्वेंस वाइज लेते हुए चलेंगे। जैसे हम लोग स्टैट्यूट तो एक तरफ चल ही रहा है, बीच बीच में एक आध सेशन बना लिया करेंगे जहां पर केस लॉस भी सारे टॉपिक से रिलेटेड जो हम लोग ओवर पीरियड ऑफ टाइम कवर करते जा रहे हैं वो भी साथ के साथ कवर होते चलेंगे। ठीक है, तो ये अप्रोच सबसे बढ़िया है, सबसे मजेदार है। आज है कहानी बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरुआत करेंगे, मतलब ये प्रिज्यूम करके चलेंगे कि हमें तो कुछ पता ही नहीं भाई, हमने तो अबेटमेंट क्या है ये पहली बार सुना है। वैसे ये सच्चाई भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कई बच्चों ने शायद इस शब्द को पहली बार सुना हो, बट हम इन एनी केस ऐसा ही मान के चलेंगे। तो अभी तक आपको अबेटमेंट के बारे में अगर कुछ पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात है, उसको आप यूटिलाइज करो, बट इस अप्रोच के साथ आगे बढ़ो कि हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल से धीरे धीरे पहाड़ चढ़ देंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। सबसे पहला सवाल और सबसे बेसिक सवाल, ये अबेटमेंट होता क्या है और हम सेक्शन 45 के अंदर क्या पढ़ते हैं। सेक्शन 45 का टाइटल है दोस्तों अबेटमेंट ऑफ अ थिंग। अब आप कोई किताब पढ़ोगे या अगर गूगल पे भी सर्च मारोगे तो आपको अबेटमेंट को समझाने के वो कई अलग अलग रिक्वायरमेंट्स बताएंगे पॉइंट बाय पॉइंट कि ये हो सकता है या फिर वो हो सकता है। मेरा सिंपल सा आपसे यह कहना है कि अगर हमारा स्टैट्यूट, हमारा कानून, हमारा बीएनएस खुद अपने आप में इतनी व्यवस्था कर दे रहा है कि हमको समझ में आ जाए कि अबेटमेंट का मतलब एक्चुअली होता क्या है, तो हमको क्या जरूरत है किसी किताब को देखने की या क्या जरूरत है किसी थ्योरी को पढ़ने की गूगल के ऊपर, टू बी वेरी फ्रैंक। क्योंकि इन एनी केस पढ़ना तो हमें बीएनएस ही है, आंसर तो हमें बीएनएस से ही लिखना है ना। तो कुछ नहीं करना, इधर उधर की कोई बकवास नहीं करनी कि अबेटमेंट ये होता है अबेटमेंट वो होता है, कुछ नहीं। सिंपल सा सेक्शन 45 के शब्दों को देखो और उनको समझने की कोशिश करो क्या लिखा है। बाय द टाइम हम लोग सेक्शन 45 कवर करेंगे, अबेटमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में बिल्कुल पत्थर की तरह बैठ चुका होगा। ठीक है, चलो आ जाओ सेक्शन 45 को देखते हैं। अ पर्सन abets the doing of a thing। A person abets the doing of a thing। देखो अभी तक जहां तक हम लोग पहुंचे हैं
हमको कुछ बातें तो पता चल गई हैं। पहली बात तो ये कि अबेटमेंट के लिए हमको पर्सन चाहिए, कोई व्यक्ति चाहिए। व्यक्ति का मतलब है कोई इंसान चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि कोई भेड़िया, कोई लोमड़ी, कोई शेर, कोई गधा, कोई जिराफ अबेटमेंट कर दे। ये पॉसिबिलिटी हमारे बीएनएस के अंदर तो नहीं। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए कि एक पर्सन होना चाहिए। दूसरा, जो अबेटमेंट होता है वो हमेशा किसी चीज के संबंध में है। और यहां पे चीज का मतलब केवल वस्तु नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। वस्तु भी हो सकता है, उसके साथ साथ कुछ मोटिवेशंस भी हो सकते हैं। किसी परिणाम के लिए कोई चीज करा जाना, वो भी पॉसिबल है, उसका भी अबेटमेंट हो सकता है। ठीक है, तो कोई व्यक्ति है जो अबेटमेंट करता है, जो किसी चीज से संबंधित होता है। और यहां पे चीज का मतलब है कोई ऑब्जेक्ट होता है, उसका कोई पर्पस होता है। ठीक है, अब अबेटमेंट होता क्या है, या फिर और अलग भाषा में बोलें, अबेटमेंट कैसे कैसे किया जा सकता है, वो हमको पता चलेगा बेटा सेक्शन 45 के इस पॉइंट नंबर ए से, पॉइंट नंबर बी से, पॉइंट नंबर सी से। मैं आपको एक बात पहले ही क्लियर कर देता हूं, ये पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी और पॉइंट नंबर सी तीनों रिक्वायरमेंट्स नहीं है। मतलब ऐसी सिचुएशन नहीं है कि अबेटमेंट के लिए आपको ए भी चाहिए, फिर प्लस बी भी चाहिए, फिर प्लस सी भी चाहिए, ऐसा नहीं। ये असल में ऑल्टरनेटिव्स हैं, मतलब अलग अलग रास्ते हैं जिनके माध्यम से आप अबेटमेंट कर सकते हो। केवल अगर ए की सिचुएशन भी सेटिस्फाई हो रही है, बी और सी की ना भी हो रही हो, तो भी हम ये मान के चलेंगे कि अबेटमेंट हो गया है। सेम गोज विद बी ऑल्सो, अगर बी की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, भले ए या सी की ना हो रही हो, अबेटमेंट पूरा होता है। तो इनको ऑल्टरनेटिव्स की तरह लेना है, ना कि रिक्वायरमेंट्स की तरह कि सारे को एग्जिस्ट करेंगे तभी अबेटमेंट होगा। ये पॉइंट क्लियर है? चल, अब इन ऑल्टरनेटिव्स को पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं कि क्या क्या तरीके हमको बताए जा रहे हैं जिनके माध्यम से अबेटमेंट हो सकता है। जो सबसे पहला तरीका है वो है पॉइंट नंबर ए के अंदर, इंस्टिगेट्स एनी पर्सन टू डू दैट थिंग। इंस्टिगेट्स, इंस्टिगेशन, इंस्टिगेशन का मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति को उकसाना, किसी व्यक्ति को प्रेरित करना। और जब भी आप किसी व्यक्ति को उकसाते हो, किसी व्यक्ति को प्रेरित करते हो, वो किसी ना किसी चीज के संबंध में तो होगा। कुछ करने के लिए उकसाओगे, कुछ करने के लिए प्रेरित करोगे। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि एक व्यक्ति है जो उकसा रहा है। क्या कर रहा है? उकसा रहा है, मतलब इंस्टिगेट कर रहा है दूसरे व्यक्ति को। तो आपको यहां पर अबेटमेंट का क्राइम पूरा करने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत नहीं है, दो व्यक्तियों की जरूरत है। और दोनों के रोल बहुत अलग है, जिसमें एक एक्टिव रोल प्ले कर रहा है, मतलब जो उकसा रहा है, और दूसरा सेकेंडरी रोल प्ले कर रहा है, मतलब जिसके इमोशंस उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। वो जो उसको उकसाया जा रहा है, उसको जो प्रेरित किया जा रहा है, वो उसको रिस्पॉन्स दे रहा है अपना, प्रेरित होकर, उस हिसाब से चलकर। ठीक है, तो क्या सिचुएशन है कि एक व्यक्ति है जो किसी दूसरे व्यक्ति, किसी भी चीज के संबंध में, किसी चीज को करने के संबंध में उकसा रहा। तो इसे हम क्या बोलेंगे? अबेटमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अबेटमेंट बोलेंगे। अब इसको जरा एग्जाम्पल के माध्यम से समझो। देखो, जैसा मैंने आपको बताया, अबेटमेंट करने के टोटल 3 तरीके बताए गए हैं, जिसमें से जो सबसे पहला तरीका है वो है इंस्टिगेशन के माध्यम से। इंस्टिगेशन के माध्यम से। और इंस्टिगेशन कैसे काम करता है? देखो, मान लो ये आप हो, ये आप हो, और आपका नाम रख देते हैं ए। मान लो ये मैं हूं, मेरा नाम रख देते हैं बी। ठीक है, अब अगर आप कौन हो? पर्सन हो। मैं कौन हूं? पर्सन हूं। दोनों इंसान है भाई। ठीक है, अब अगर आप मुझे इंस्टिगेट करो, मुझे उकसाओ, तो ऑब्वियस सी बात है, आप जो मुझे उकसाओगे, किसी चीज को करने के लिए उकसाओगे,
आप मुझे उकसाओ टू डू अ थिंग, वो कोई भी चीज हो सकती है। तो हम क्या बोलेंगे कि आप जो है वो मेरे को किसी भी चीज को करने के संबंध में, जो हो सकता है एक क्राइम हो, एक अपराध हो, आप क्या कर रहे हो? अबेटमेंट कर रहे हो। आप मुझे उकसा रहे हो किसी भी अपराध को करने के लिए। आप मुझे उकसा रहे हो किसी भी अपराध को करने के लिए। तो मैं तो कर रहा हूं अपराध और आप उकसा रहे हो मुझे, तो क्या बोलेंगे कि आपने इस अपराध के संबंध में अबेटमेंट किया है। आपने इस अपराध के संबंध में अबेटमेंट किया है, और जो आपने ये अबेटमेंट किया है मतलब उकसाया है, जिसकी वजह से वो अपराध हुआ है, आपको उसके लिए सजा मिलेगी। आई बात समझ में? जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आप हो, ये मैं हूं, और मान लो हमारे एग्जाम्पल में एक तीसरा व्यक्ति है, इसका नाम रख देते हैं सी। ठीक है, अब मान लो ये जो बी है, मतलब जो मैं हूं और ये जो सी है, हमारी आपस में नहीं बनती है। हम हमेशा लड़ते रहते हैं, एक दूसरे से चिढ़ते रहते हैं, जलते रहते हैं, मौके ढूंढते रहते हैं एक दूसरे पे अटैक करने की। ये बात आपको पता है। ठीक है, एक दिन क्या हुआ कि जो सी व्यक्ति है उसने मेरे से अपनी दुश्मनी निकालने के लिए, मान लीजिए मेरी मोटरसाइकिल को आग लगा दी, मोटरसाइकिल मेरी डिस्ट्रॉय कर दी, मान लो फॉर एग्जाम्पल। अब इस बात से मैं बहुत गुस्सा बैठा हुआ हूं, बहुत गुस्से में हूं। अब ये आपको बात समझ में आ गई सिचुएशन की, बी जो है मतलब जो मैं हूं, मैं बहुत गुस्सा हूं उसकी। आप इस मौके का फायदा उठाओ और आप आओ मेरे पास, आप मेरे अच्छे दोस्त हो मान लीजिए, आप आओ मेरे पास और आप ये बोलना शुरू कर दो कि सी की इतनी हिम्मत कि भाई तेरी गाड़ी जला दी उसने, मतलब तेरी कोई इज्जत ही नहीं है, तेरी तो सबके सामने बेइज्जती हो गई। सब कह रहे हैं कि सी ने बी की बाइक जला दी है, बी तो टक्कर ले ही नहीं सकता सी से, तू इसको सबक सिखा, इसको जान से मार दे। आप मेरे हाथ में पकड़ा देते हो एक चाकू कि जा, मर्द का बच्चा है तो सी को मार दे जान। मैं पहले से ही गुस्से में था, आपकी ऐसी बातें सुनकर मैं और उत्तेजित हो गया। आपने क्या किया? मुझे और उकसाया, इंस्टिगेट किया, किस बारे में? कि मैं जाके सी की हत्या कर दूं। तो आपने जो किया, आपने एक अपराध किया, जिसको क्या बोलेंगे हमारे एग्जाम्पल में? अबेटमेंट ऑफ मर्डर। मर्डर क्या है? एक ऑफेंस है, किसी की हत्या करना। तो आपने उसका क्या किया है? अबेटमेंट किया है। कैसे किया है? किसी व्यक्ति को उकसाकर, हमारे एग्जाम्पल में मुझको उकसाकर। अब दोस्तों एक बात का बड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं एक बात बोलने जा रहा हूं, कंफ्यूज मत होइएगा। यहां पर अबेटमेंट को पढ़ते वक्त इस बात की बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं है कि आपने जो मुझे उकसाया उसके बाद मैंने किया क्या, मैंने सी को मारा या नहीं मारा, इस बात की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, या फिर इंपॉर्टेंस है तो बहुत मिनिमम इंपॉर्टेंस। कहने का मतलब है आपको सजा देने के लिए, इस अबेटमेंट ऑफ मर्डर के लिए, यह जरूरी नहीं है कि जिसको आपने उकसाया, हमारे एग्जाम्पल में मुझको, वो जाके वो अपराध कर ही दे जिसके बारे में उकसाया गया था। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर अपराध कर ही दिया है तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो आपको मिलनी है सजा और मुझे भी मिलेगी शायद। पर अगर मैंने नहीं भी अपराध किया, कितना भी आपने उकसाने की कोशिश करी, फिर भी मैंने जाके सी को नहीं मारा, फिर भी आपकी तरफ से जो आपका अपराध है अबेटमेंट का, वो पूरा होता है। तो सबसे ज्यादा बच्चों समझने वाली बात अबेटमेंट के टॉपिक में यही है कि ऐसा हो सकता है कि असल में तो किसी की जान जाए ही ना, किसी को कोई नुकसान पहुंचे ही ना, फिर भी कोई व्यक्ति ने अबेटमेंट का अपराध कर दिया हो। अब मर्डर की सजा देने के लिए तो हमको जरूरी है कि किसी व्यक्ति का मर्डर हुआ हो, पर अबेटमेंट ऑफ मर्डर के लिए जरूरी नहीं है किसी व्यक्ति का मर्डर हुआ। अगर आपने किसी को उकसाया था मर्डर करने के लिए, भले ही मर्डर नहीं हुआ,
स्टिल आप एक अपराधी हो। और ये केवल मर्डर तो हम एग्जाम्पल में ले रहे हैं, टेक एनी क्राइम। आप किसी को उकसा रहे हो चोरी करने के लिए, थेफ्ट करने के लिए, रॉबरी करने के लिए, डकैती करने के लिए, किडनैपिंग करने के लिए, रेप करने के लिए, इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स अगर आपने उकसाया है, द मूवमेंट आपने उकसाया है, आपकी तरफ से आपका अपराध पूरा। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपके उकसाने के रिस्पॉन्स में वो जो दूसरा व्यक्ति है वो जाके वो अपराध करे। आगे बात समझ में क्लियर है? और ऐसा भी हो सकता है, एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि मानो आपने उकसाया था किसी एक अपराध के संबंध में और असल में अपराध हो गया दूसरा। ऐसा भी तो बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है कि आपने उकसाया किसी एक अपराध के संबंध में, अपराध हो गया दूसरा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? तो यहां पर आपने जिस अपराध के संबंध में इंस्टिगेशन दिया है उसके लिए तो आपको सजा पक्का मिलेगी ही मिलेगी। आगे बात समझ में क्लियर? पक्का 100%? चल, तो ये पहला तरीका है कि एक व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति को उकसा रहा है किसी चीज को करने के संबंध में, और अगर वो चीज जिसके लिए उकसाया गया है वो एक अपराध है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो पहला व्यक्ति है दूसरे व्यक्ति का अबेटमेंट कर रहा है। और अबेटमेंट करना अपने आप में एक अलग अपराध है। उस अपराध को करना एक अलग अपराध है और उस अपराध का अबेटमेंट करना एक अलग अपराध है। ये बात समझ पा रहे हो? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मुझे उकसाया और मैंने जाके मर्डर कर दिया तो मेरे को तो सजा मिलेगी मर्डर करने की, मैंने अपराध किया है। और आपको सजा मिलेगी उस अपराध को इंस्टिगेट करने की, उस अपराध का अबेटमेंट करने की। आपको जो आपके में जो चार्जशीट पे जो अपराध लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा अबेटमेंट ऑफ मर्डर, और मेरी चार्जशीट में जो अपराध लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा मर्डर। ठीक है? आगे ये बात समझ में? पर जरूरी नहीं है, ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि अबेटमेंट किया है तो अपराध भी होना जरूरी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ऐसा हो सकता है कि अबेटमेंट किया हो पर वो अपराध हो ही ना, आपने मुझे उकसाया हो, मैंने भले फिर भी उसको ना मारा। तो अगर आपने उकसाया है तो आपकी तरफ से आपका अपराध पूरा है, भले ही मैंने कोई अपराध किया। तो आपको सजा मिलेगी केवल उस अपराध को अबेटमेंट करने की। क्लियर? उम्मीद है यहां तक सारी बातें समझ में है। तो पहला तरीका क्या हो गया? इंस्टिगेशन के माध्यम से किसी का अबेटमेंट करना। अब आते हैं दूसरे पे, एंगेजेस विद वन और मोर अदर पर्सन और पर्संस इन एनी कॉन्स्पिरेसी। ये सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है बी का। कॉन्स्पिरेसी फॉर द डूइंग ऑफ दैट थिंग इफ एन एक्ट और इलीगल ओमिशन टेक्स प्लेस। एक्ट और इलीगल ओमिशन, दोनों बातों को समझाऊंगा। इफ एन एक्ट और इलीगल ओमिशन टेक्स प्लेस इन परसुएंस ऑफ दैट कॉन्स्पिरेसी एंड इन ऑर्डर टू द डूइंग ऑफ दैट थिंग। कंफ्यूज मत होना लैंग्वेज को लेकर। जो बात कही जा रही है वो बड़ी सिंपल सी कही जा रही है, और आसान भाषा में बताऊं तो अबेटमेंट करने का दूसरा तरीका बताया जा रहा है कि कौन सा दूसरा तरीका है जिसमें हम कहते हैं कि एक व्यक्ति ने अबेटमेंट किया है किसी भी अपराध के संबंध में। और दूसरा तरीका क्या है? कॉन्स्पिरेसी के माध्यम। कॉन्स्पिरेसी को हिंदी में बोलते हैं षड्यंत्र के माध्यम से। और कॉन्स्पिरेसी एक ऐसी चीज है जहां पर कम से कम आपको दो लोग तो चाहिए ही, पर दो लोगों से ज्यादा भी हो सकते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, अबेटमेंट के अपराध को पूरा होने के लिए कम से कम दो लोग तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति है जो अबेटमेंट करेगा और दूसरा व्यक्ति है जिसका अबेटमेंट होगा। तो कम से कम दो तो हमको चाहिए। पहली वाली सिचुएशन में भी चाहिए थे जब हम किसी को उकसा रहे थे, एक उकसाने वाला और एक दूसरा जिसको उकसाया जा रहा है। कॉन्स्पिरेसी में भी कम से कम दो लोग तो चाहिए, पर दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है? अब ये कॉन्स्पिरेसी वाली जो सिचुएशन है, यहां पे अबेटमेंट कैसे काम करता है? तो अगर कोई व्यक्ति है वो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ किसी कॉन्स्पिरेसी में एंटर कर रहा है, मतलब किसी षड्यंत्र में एंटर कर रहा है, और ऑब्वियस सी बात है कि वो जो षड्यंत्र किया जा रहा है, वो जो कॉन्स्पिरेसी की जा रही है, वो किसी ऐसी चीज को करने के संबंध में है जो एक अपराध होगी। किसी ऐसी चीज को करने के संबंध में है जो एक अपराध होगी। पर यहां पे अलग बात क्या है दोस्तों?
यहां पे अलग बात यह है कि जब भी कॉन्स्पिरेसी इन्वॉल्व होती है वहां पे ये जरूरी हो जाता है कि कॉन्स्पिरेसी के साथ साथ कोई भी एक्ट किया गया हो या फिर कोई भी इलीगल ऑमिशन किया गया हो उस कॉन्स्पिरेसी के अनुसार। यह बात की रिक्वायरमेंट इंस्टिगेशन में नहीं थी, यह बात की रिक्वायरमेंट केवल कॉन्स्पिरेसी वाली सिचुएशन में है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। सारी कहानी समझने की है। अब हम दूसरा तरीका पढ़ रहे हैं अबेटमेंट का। यहां पर कॉन्स्पिरेसी इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्पिरेसी माने षड्यंत्र इंपॉर्टेंट है। देखो बहुत बेसिक सी सिचुएशन। यहां पे हमको सबसे पहले नंबर पे चाहिए टू और मोर पर्सन्स, दो या दो से ज्यादा लोग चाहिए। ये जो दो या दो से ज्यादा लोग हैं इनके बीच में क्या होनी चाहिए, कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी मस्ट एग्जिस्ट। ये दो या दो से ज्यादा लोग एक षड्यंत्र का हिस्सा होना चाहिए। और ये जो षड्यंत्र है ये किसी चीज को करने के संबंध में हो, टू डू अ थिंग। और यहां पे थिंग से हमारा इनडायरेक्ट मतलब होता है कोई अपराध, कोई क्राइम। ठीक है, टू डू अ थिंग। पर यहां पे रिक्वायरमेंट्स केवल यही खत्म नहीं होती है। यहां पे एक और रिक्वायरमेंट है कि कोई भी एक्ट हुआ हो या फिर कोई भी इलीगल ऑमिशन हुआ। और ये एक्ट और इलीगल ऑमिशन कॉन्स्पिरेसी के रेस्पॉन्स में हुआ। एक्ट इलीगल ऑमिशन इन रेस्पॉन्स ऑफ कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, तो ये है दोस्तों टोटल 4 रिक्वायरमेंट्स जो इस अबेटमेंट को जन्म देती है। ठीक है, सबसे पहले दो या दो से ज्यादा लोग चाहिए, उनके बीच में कॉन्स्पिरेसी होनी चाहिए। वो कॉन्स्पिरेसी किसी चीज के संबंध में हो जो एक अपराध है, और इतना ही नहीं, उस कॉन्स्पिरेसी के परसुएंस में, उसके रिस्पॉन्स में कोई ना कोई एक्ट, पॉजिटिव एक्शन या फिर कोई इलीगल ऑमिशन कमिट होना चाहिए। आपको याद होगा जब हम लोग डेफिनेशंस पढ़ रहे थे तो मैंने आपको दोनों चीजों की डेफिनेशन पढ़ाई थी। एक्ट की भी डेफिनेशन पढ़ाई थी, इलीगल ऑमिशन की भी पढ़ाई थी। एक्ट का मतलब क्या होता है, जब हम कोई पॉजिटिव एक्शन ले रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे हाथ में चाकू है और मैं किसी के पेट में मार रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, एक्ट कर रहा हूं। ठीक है, वहीं मान लीजिए मेरा छोटा सा बच्चा है जिसकी ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी और मैं उसको खाना नहीं दे रहा हूं, तो ये क्या है, इलीगल ऑमिशन है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं जो करना मेरी जिम्मेदारी है। ये दोनों ही माध्यमों से अपराध किया जा सकता है। ठीक है, तो वो जो कॉन्स्पिरेसी हुई है उसके रिस्पॉन्स में या तो कोई पॉजिटिव एक्शन किया गया या फिर कोई इलीगल ऑमिशन हुआ है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो इसको कैसे समझेंगे। मान लो ये एक व्यक्ति है, इसका नाम रख देते हैं ए। मान लो ये आप हो। ये दूसरा व्यक्ति है, इसका नाम रख देते हैं मानो बी। ठीक है, ये तीसरा व्यक्ति है, इसका नाम रख देते हैं मानो सी। ठीक है, आप और मैं दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ षड्यंत्र करते हैं, कॉन्स्पिरेसी करते हैं। और ये कॉन्स्पिरेसी किसके बारे में है, कॉन्स्पिरेसी इस सी को जान से मारने के बारे में। इस सी का हमें क्या करना है, मर्डर करना। सी का हमको मर्डर। तो मान लीजिए इस कॉन्स्पिरेसी के रेस्पॉन्स में मैं चाकू उठा के सी के पास जाके उसके पेट में चाकू मार देता हूं, तो क्या माना जाएगा कि आप जो हो जिसने मेरे साथ कॉन्स्पिरेसी की थी सी का मर्डर करने के लिए, आपने उस अपराध का अबेटमेंट किया है। आपने उस अपराध का अबेटमेंट किया है। आपने चाकू नहीं मारा जाके सी को, मैंने मारा है चाकू जाके सी।
और आप क्योंकि उस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा थे जहां पर हमने ये म्यूचुअली डिसाइड किया था कि सी को रास्ते से हटाना है, तो आप क्या कर रहे हो? आप अबेटमेंट कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? आप अबेटमेंट कर रहे हो। किस बात का? सी के मर्डर का। ठीक है। अब यहां पर एक बात समझने वाली है। मान लीजिए आप होते और मैं होता और हम दोनों मिलके कॉन्स्पिरेसी करते, षड्यंत्र करते कि सी को रास्ते से हटाना है, पर उसके बारे में कोई एक्शन ना लेते, कोई कदम ना उठाते, केवल प्लानिंग ही करते रहते, तो फिर यहां पे अबेटमेंट का अपराध पूरा नहीं होता बेटा। अबेटमेंट का अपराध कॉन्स्पिरेसी के माध्यम से पूरा केवल और केवल तभी हो सकता है जब उस कॉन्स्पिरेसी के रिस्पॉन्स में, उसके परसुएंस में कोई एक्शन लिया जाए, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर ओमिशन। आगे बात समझ में क्लियर है? अब ये जरूरी भी नहीं है कि जिस बारे में कॉन्स्पिरेसी थी वही रिजल्ट भी आ जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। जब मैं ये कह रहा हूं कि आप एक्शन करोगे या इलीगल ओमिशन करोगे, दोनों में से कुछ करना जरूरी है कॉन्स्पिरेसी के रिस्पॉन्स में, उसका मतलब ये नहीं है कि जो आपका अल्टीमेट एम था कॉन्स्पिरेसी का वो पूरा हो, वो आपकी कॉन्स्पिरेसी सक्सेसफुल हो तभी आपको अपराधी मानेंगे, ऐसा भी नहीं। जैसे मानो हम लोगों ने कॉन्स्पिरेसी तो मर्डर के बारे में की थी, उसके रेस्पॉन्स में मैंने चाकू सी के पेट में मार भी दिया था, पर मानो सी मरा ही नहीं। सी को समय से हॉस्पिटल ले गए, वो ठीक हो गया, पर फिर भी माना जाएगा कि अबेटमेंट का अपराध पूरा हुआ है। भले ही कॉन्स्पिरेसी मर्डर करने की थी, पर हम फेल हो गए, हम मर्डर तो नहीं कर पाए, पर क्योंकि चाकू मारा गया मतलब कोई ना कोई एक्शन लिया गया है, उस कॉन्स्पिरेसी के रिस्पॉन्स में कोई एक्ट किया गया है या फिर कोई इलीगल ओमिशन किया गया है, इतना काफी है। आप सक्सेसफुल हो अपनी कॉन्स्पिरेसी में जरूरी नहीं है, सक्सेसफुल हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, फिर तो कोई डाउट ही नहीं है। बट अगर सक्सेसफुल नहीं भी हुए और आपने उस तरफ कोई भी कदम उठाया था, देन दैट इन इटसेल्फ इज सफिशिएंट कि आपको कॉन्स्पिरेसी के माध्यम से अबेटमेंट के लिए पनिश किया जा सके। आगे बात समझ में क्लियर? तो दिस इज द सेकंड तरीका जहां पर हम अबेटमेंट के अपराध के लिए किसी व्यक्ति को पनिश कर सकते हैं। तो पहला कौन सा हो गया? इंस्टिगेशन के माध्यम से, जहां पे पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इंस्टिगेट कर रहा है। दूसरा कौन सा हो गया? कॉन्स्पिरेसी के माध्यम से। यहां पे अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो एक बहुत मेजर डिफरेंस है, क्योंकि जो पहला वाला है इंस्टिगेशन वाला, उसमें आप देखोगे कि एक व्यक्ति मेजर रोल प्ले कर रहा है और दूसरा व्यक्ति थोड़ा सा साइड कैरेक्टर है। मेजर रोल कौन प्ले कर रहा है? जो इंस्टिगेट कर रहा है। साइड कैरेक्टर कौन है? जिसको इंस्टिगेट किया जा रहा है। पर इस दूसरी वाली सिचुएशन में, कॉन्स्पिरेसी वाली में, ऐसा कोई नहीं। जरूरी नहीं है कि कोई एक लीड हो और कोई सेकेंडरी हो, दोनों का बराबर रोल है, क्योंकि दोनों ही उस षड्यंत्र का हिस्सा है। ठीक है। तो अगर आप षड्यंत्र का हिस्सा हो जो किसी अपराध को करने के संबंध में है, तो हम मानेंगे कि वो जो व्यक्ति है जो उस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है, एक दूसरे का अबेटमेंट कर रहे हैं उस अपराध के लिए। तो अल्टीमेटली जो अपराध करेगा उसको तो सजा मिलेगी मिलेगी, पर जो बाकी के लोग हैं जो षड्यंत्र का हिस्सा थे, उनको भी सजा मिलेगी, क्योंकि यह माना जाएगा कि उन्होंने उस अपराध का अबेटमेंट किया है। पर एक बात याद रखिएगा, कॉन्स्पिरेसी की सिचुएशन में पॉजिटिव एक्शन लेना या फिर कोई भी इलीगल ओमिशन करना उस कॉन्स्पिरेसी के रिस्पॉन्स में जरूरी है। ये जरूरी नहीं था पहली वाली सिचुएशन में जहां पर हम इंस्टिगेशन की बात कर रहे थे। वहां पे इंस्टिगेशन ही अपने आप में पर्याप्त है। उस इंस्टिगेशन के रिस्पॉन्स में कोई एक्ट हुआ हो या कोई इलीगल ओमिशन हुआ हो, ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्लियर है? ये दोस्तों हमारा दूसरा तरीका हो गया किसका? अबेटमेंट को समझ। अब आते हैं तीसरे तरीके पर, और तीसरा है इंटेंशनली एड करना। तो यहां पे दो शब्द हैं, दोनों को अलग अलग समझना है। इंटेंशनली एड बाय एनी एक्ट और इलीगल ओमिशन, द डूइंग ऑफ दैट थिंग। ये सबसे आसान है, देखा जाए तीनों सिचुएशंस में सबसे आसान है ये वाला अबेटमेंट। कैसे? यहां पे दोस्तों पता है क्या हो रहा है? यहां पर एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता कर रहा है। क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है, उसको एड कर रहा है। और किसकी एड की जा रही है? जो अपराध कर रहा है या करने
जा रहा है। मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां पर एक व्यक्ति कर रहा है सहायता और दूसरा व्यक्ति कर रहा है अपराध। तो वो जो व्यक्ति है जो सहायता कर रहा है, उस व्यक्ति की जो अपराध कर रहा है, उसको हम बोलेंगे कि उसने अबेटमेंट किया है उस अपराध के संबंध में। कैसे समझोगे? तो जो तीसरी सिचुएशन है वहां पे आप क्या हो गया, वहां पे आप एड कर रहे हो। क्या कर रहे हो? एड कर। पर एक बात याद, ये जो आप एड कर रहे हो, जिसको आप आसान भाषा में समझना चाहो तो आप हेल्प कर रहे हो, ये इंटेंशनल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इंटेंशनल होनी चाहिए। ठीक है? और ये किसी एक्ट या फिर किसी इलीगल ओमिशन के माध्यम से है। ऑब्वियसली है बात है कि आप किसी की हेल्प करोगे तो उस हेल्प को करने के लिए आपको या तो कोई एक्ट करना पड़ेगा या कोई इलीगल ओमिशन करना पड़ेगा, तभी तो मानेंगे कि आपने हेल्प की है किसी दूसरे व्यक्ति की। तो आप किसी की हेल्प कर रहे हो सोच समझकर, जानबूझकर, किसी भी एक्ट को करके, किसी भी इलीगल ओमिशन को करके। और जिसकी हेल्प की जा रही है वो क्या करने वाला है? टू डू दैट थिंग, वो चीज करने वाला है। और आप सभी को पता है यहां पे दैट थिंग का मतलब क्या है? कोई अपराध। कोई अपराध। ठीक है? तो एक व्यक्ति सोच समझकर, जानबूझकर दूसरे व्यक्ति की सहायता कर रहा है, कोई एक्ट कर कर या कोई इलीगल ओमिशन कर कर, जिसकी मदद से वो दूसरा व्यक्ति किसी अपराध को अंजाम दे पा रहा है। ठीक है? जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप एक व्यक्ति हो जिसका नाम है ए, और यहां से जा रही है मानो रोड। रोड के इस साइड मैं खड़ा हूं, मेरा नाम है बी। ठीक है? रोड के इस साइड एक व्यक्ति खड़ा है जिसका नाम है सी। ठीक है? क्लियर है? अभी क्या हुआ कि इसी रोड से मैं इधर से आ रहा था अपनी गाड़ी को लेकर, सी व्यक्ति इधर से आ रहा था अपनी बाइक पर। दोनों में हो गई टक्कर। दोनों में टक्कर हो गई तो दोनों में झड़प हो गई, क्योंकि मेरी गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा और उसके स्कूटर को भी नुकसान पहुंचा और उसको भी चोट पहुंच गई। पर हुआ क्या कि मौके की गर्मा गर्मी ने सी ने ज्यादा ही बदतमीजी कर दी मेरे साथ। सी ने ज्यादा ही बदतमीजी कर दी मेरे साथ, मतलब उल्टा सीधा मेरे को ज्यादा बोल दिया, धक्का मुक्की कर दी, मेरी बेइज्जती कर दी सबके सामने, मतलब, और मेरी ईगो हर्ट हो गई। तो मैं थोड़ा क्रिमिनल माइंडेड आदमी हूं, मैंने सोच लिया कि अब सी को तो टपकाना। अब सी रोड के पार खड़ा होकर किसी को फोन कर रहा है, मैं यहां खड़ा हूं और बिल्कुल गुस्से से कांप रहा हूं। आप ये सब खड़े हुए देख रहे हो। आप सी को मान लो पहले से जानते हो, सी आपका पड़ोसी है और मन ही मन सी से आप बहुत चिढ़ते हो। तो आपने सोचा ये बहुत अच्छा मौका है, तो आप मेरे पास आए और आपके पास एक बंदूक है। आप हमेशा बंदूक लगा के घूमते हो, इलीगल गन है वो, आपके पास है। आपने कुछ नहीं बोला मेरे से, ना कोई बात की, ना कोई उकसाया, ना मेरे साथ कोई कॉन्स्पिरेसी की सी को मारने के बारे में, आपने कुछ नहीं किया। आप बस आए और वो गन मेरे हाथ में पड़ा उस समय पर जब मैं गुस्से से आग बबूला हो रहा हूं कि सी को मैं कैसे मजा चलूं। और जैसे ही आपने गन पकड़ाई, आपको पता है फिर मैं क्या करूंगा। ठीक है? और इस बात की इंपॉर्टेंस भी नहीं है कि मैंने क्या किया। मैंने शायद फायर किया, सी को लगा, नहीं लगा, लग गया तो मर गया, नहीं लगा तो बच गया, जो भी हुआ। पर आपने क्या? आपने मेरी हेल्प सोच समझ कर करी, इंटेंशनली करी। और उस हेल्प को करने के लिए आपने एक एक्ट किया। वो एक्ट क्या था? मेरे को गन देना। ऐसे सिचुएशन तो आपने क्या किया है? इस अपराध का अबेटमेंट किया। मानो मैंने अगर गोली मार दी है, अबेटमेंट किया है। आगे बात समझ में? ठीक है? अब यहां पर तो हमारे एग्जाम्पल में इंटेंशनली किया आपने। मानो ऐसी सिचुएशन होती कि और बी और सी में ये सब लड़ाई झगड़ा हो चुका है, आपने नहीं देखा,
और आप सी को पहचानते भी नहीं। आप इधर से चल के आ रहे थे, आपके हाथ में छाता है, अम्ब्रेला, वो पुराने जमाने वाले होते थे ना जो आगे से बहुत नुकीले होते थे। बी ने आपसे छाता मांगा कि भाई मुझे छाता दो जल्दी। आपको लगा शायद वो छाता मांग रहा है बारिश की वजह से, आपने कहा चल चाहिए होगा छाता, ऐसे दे दिया सी ने, आपने उसको छाता बी को दे दिया। आपको नहीं पता था बी के मन में क्या चल रहा है, बी भागता हुआ गया और उस छाते से सी को जान से मार डाला, आपको नहीं पता। तो कहीं ना कहीं हेल्प तो आपने अभी भी करी बी की, कि उसको छाता दे दिया जिस छाते से उसने सी की जान ले ली, पर आपने ये जान पूछ के, आपको नहीं पता था कि वो क्या करेगा, आपने तो उसने मांगा, आपको पता भी नहीं था बैकग्राउंड क्या, आपने दे दिया। तो यहां पे आपने अबेटमेंट का अपराध नहीं किया। इसलिए ये मैंने आपको एग्जांपल क्यों दिया, ये समझाने के लिए केवल हेल्प करना काफी नहीं, वो जो हेल्प की गई है दैट हैज टू बी इंटेंशनल ऑल्सो, सोच समझकर जानबूझकर की जानी चाहिए वो हेल्प। और वो हेल्प एक्ट के माध्यम से भी हो सकती है, इलीगल ओमिशन के माध्यम से भी हो सकती है। अब जैसे मैंने ये दोनों जो एग्जांपल दिए कि आपने पहले में गन दे दी, दूसरे में अम्ब्रेला दे दिया, वहां पे एक्ट कर रहे थे आप। इलीगल ओमिशन का एग्जांपल दूं, जैसे मान लीजिए बी और सी में बहुत झड़प हो रही है, बहुत गुत्थम गुत्था हो रही है, बहुत ज्यादा ही, ठीक है। सिचुएशन ऐसी हो गई है कि बी को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया। सी को तो लोगों ने पकड़ लिया है, कंट्रोल कर लिया, बी को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ज्यादातर लोग सी को कंट्रोल करने में लगे हैं। आप अकेले हो जो बी को पकड़ रहे हो, और वही वाली सिचुएशन है कि आप सी से नफरत करते हो, आपने उसको कस के पकड़ रखा है बी को, पर आप इनडायरेक्टली क्या कर रहे हो ना, हल्का हल्का छोड़ रहे हो, कि आप उसे छोड़ दो एकदम से, और ऐसी सिचुएशन में छोड़ो कि सी को तो लोग पकड़े रहे और खुला बी को खुला मौका मिल जाए और वो जाके उसे जान से मार। तो आपको जहां पे रोकना चाहिए था बी को, आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि आप बी को रोको, आपने नहीं रोका, और आपने नाटक करके बी को पूरा ऐसा मौका दे दिया कि वो सी की हत्या कर दे। तो यहां पे आपने क्या किया, जानबूझकर हेल्प करी बी की, पर यहां पे एक्ट कर नहीं करी, इलीगल ओमिशन करके। आपकी जिम्मेदारी थी, यहां तो आप पढ़ते ही नहीं, झगड़े में चले जाते सीधे, पर आप सबको दिखाने के लिए नाटक कर रहे थे उसे पकड़ने का, और एकदम से सही मौके पर उसे आपने छोड़। ठीक है, समझ गए। तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है बेटा, इस तीसरी सिचुएशन में आप किसी की हेल्प कर रहे हो, इंटेंशनली कर रहे हो, कोई एक्ट कर या इलीगल ओमिशन कर, जिससे क्या हो रहा है, दूसरा जो व्यक्ति है किसी अपराध को अंजाम दे पा रहा है। ठीक है, क्लियर, यहां तक कहानी समझ में आ गई। तो ये बेटा टोटल 3 तरीके हैं, जिन 3 तरीकों के माध्यम से हम कहते हैं कि अबेटमेंट का अपराध पूरा होता है। पहला, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इंस्टिगेट कर रहा है, दूसरा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ कॉन्स्पिरेसी में एंटर कर रहा है, और तीसरा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सहायता कर रहा है। क्लियर, यहां तक सारी बातें क्लियर है। इसके बाद वैसे अबेटमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो तो कवर हो गया। इसके बाद हमारे इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर कुछ एक्सप्लेनेशंस दिए गए हैं। उन एक्सप्लेनेशंस की भी अपनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनसे अलग इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आ जाते हैं, उनको जरा ध्यान से समझना। जैसे सबसे पहला एक्सप्लेनेशन नंबर 1 क्या कहता है, इसको देखते हैं। अ पर्सन हु बाई विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन और बाई विलफुल कंसीलमेंट ऑफ अ मटीरियल फैक्ट, ये दोनों ही शब्द इंपॉर्टेंट है, फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, मटीरियल भी इंपॉर्टेंट, ऑफ अ मटीरियल फैक्ट which he is bound to disclose, voluntarily causes or procures or attempt to cause or procure a thing to be done, it's said to instigate the doing of that thing। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया सिचुएशन है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है समझने के लिए। आपको याद होगा जो सबसे पहला तरीका मैंने आपको अबेटमेंट का बताया, वो क्या बताया कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उकसा रहा है, इंस्टिगेट कर रहा है किसी अपराध को करने के संबंध में। और आमतौर पर हमने जो भी एग्जांपल लिए वो ऐसी सिचुएशंस थी कि एक व्यक्ति पॉजिटिवली जाके दूसरे व्यक्ति को उकसा रहा था किसी अपराध को करने। पर हमारा ये जो एक्सप्लेनेशन है वो ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर, वॉलंटैरिली जानबूझकर
किसी से झूठ बोल रहा है या फिर जानबूझकर किसी से किसी चीज को छुपा रहा है, किसी तथ्य को, किसी मटेरियल फैक्ट को, मटेरियल फैक्ट मतलब कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट, किसी इंपॉर्टेंट फैक्ट को छुपा रहा है और परिस्थितियां ऐसी हैं कि उसकी जिम्मेदारी बनती है उस तथ्य को डिस्क्लोज करने की, तब वो छुपा रहा है, तब वो झूठ बोल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर उसके छुपाने की वजह से या फिर उसके झूठ को बोलने की वजह से दूसरा व्यक्ति किसी अपराध को अंजाम दे देता है, तो हम ये मान के चलेंगे कि जो पहला व्यक्ति है जिसने झूठ बोला, या फिर वो जो पहला व्यक्ति है जिसने किसी चीज को छुपाया, किसी तथ्य को छुपाया जो उसे नहीं छुपाना चाहिए था, उसने अबेटमेंट किया है उस अपराध का जो अल्टीमेटली हो गया है। आगे बात समझ में क्लियर है? तो अगर आप झूठ बोलते हो किसी दूसरे व्यक्ति को, जिस झूठ पर दूसरा व्यक्ति विश्वास कर लेता है और उसकी वजह से उसके हाथों से कोई अपराध हो जाता है, तो हम क्या बोलेंगे कि आपने उस अपराध का अबेटमेंट किया है। या फिर अगर किसी कोई बात आप दूसरे व्यक्ति से छुपाते हो जो आपको उसे बतानी चाहिए, आपकी जिम्मेदारी बनती है, उस आपके छुपाने की वजह से दूसरे व्यक्ति के हाथों कोई अपराध हो जाता है, तो उस अपराध का अबेटमेंट किया है। जैसे इलस्ट्रेशन में एक बहुत बड़ी एग्जांपल दिया है। ए नाम का व्यक्ति है जो एक पुलिस ऑफिसर है, पब्लिक ऑफिसर है, जिसके पास कोर्ट का वारंट है जेड को अरेस्ट करने के लिए। जेड नाम का व्यक्ति है, उसको अरेस्ट करने के लिए उसके पास वारंट है। पर दिक्कत क्या है कि जेड ने, उसने जो पुलिस ऑफिसर है ए नाम का व्यक्ति, उसने जेड को कभी देखा नहीं। पर जो बी नाम का व्यक्ति है उसको पता है, उसने देखा है जेड को कि जेड कौन है। पर मनी मन ये जो बी नाम का व्यक्ति है ये सी नाम के व्यक्ति से चिढ़ता है। समझ में आ रहा है कि ज्यादा कठिन हो गया? देखो ऐसे समझाता हूं आप। मानो ये एक व्यक्ति है ए नाम का, मानो आप हो। ये एक व्यक्ति है बी नाम का, मानो मैं हूं। ये एक तीसरा व्यक्ति है सी नाम का। ठीक है, आप एक पुलिस ऑफिसर हो, आपके पास एक वारंट है और वो जो वारंट है वो एक जेड नाम के व्यक्ति के संबंध में। मानो यहां पे एक व्यक्ति है जिसका नाम है जेड, आपके पास वारंट है जेड व्यक्ति को अरेस्ट करने का, पर आपने कभी जेड को अपनी आंखों से देखा नहीं। ठीक है, अब ये बी व्यक्ति है, ये मानो मैं हूं। अब बी व्यक्ति का पड़ोसी है सी, एक तरफ रहता है सी और एक तरफ रहता है मानो जेड। जो लेफ्ट वाला घर है वो सी का है, राइट वाला जो घर है वो जेड का है, मान लो। अब जो ये पुलिस ऑफिसर है ये कैसे भी करके बी के घर पहुंच गया। बी अपने घर के बाहर बैठा हुआ था और ये बी से पूछता है कि मैं जेड को अरेस्ट करने आया हूं, जेड कौन है, आप बता सकते हो मुझे? अब ये जो बी है ये सी से चिढ़ता है, बहुत बुरा चिढ़ता है। जेड से तो इसकी दोस्ती है, सी से ये चिढ़ता है। तो इसने सोचा कि सी को मजा चखाता हूं। तो इसने क्या किया, ए को झूठ बोल दिया, मतलब मैंने आपको झूठ बोल दिया कि जेड जो है वो सी है, मतलब ये जो आदमी है ये जेड है। आपने तो कभी देखा नहीं था, आपको पता ही नहीं था। तो आपने क्या किया, मेरी बात पे भरोसा कर कर इस सी को अरेस्ट कर लिया, ये सोचकर कि ये जेड है। समझ रहे हो? अब कल को सी ने आपके खिलाफ केस फाइल कर दिया, रॉन्गफुल अरेस्ट का, रॉन्गफुल रेस्ट्रेन का, कि गैर कानूनी तरीके से मुझे पकड़ा गया, वारंट किसी और के नाम का था, पकड़ मुझे लिया। तो ये जो अपराध हो गया आपके हाथों, शायद आप छूट जाओगे क्योंकि आपकी इंटेंशन नहीं थी उस अपराध को करने की। पर मैं जो हूं, मैंने जो आपको झूठ बोलकर आपके हाथों ये अपराध करवाया है, मेरे को इस बात की सजा मिलेगी और यह माना जाएगा कि उस अपराध का मैंने अबेटमेंट किया है। कैसे किया है? अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन। तो मतलब किसी को झूठ बोलना या किसी से किसी बात को छुपाना जिसकी वजह से दूसरा व्यक्ति कोई अपराध कर बैठे,
इसमें वो जो व्यक्ति है जो झूठ बोल रहा है या उस चीज को छुपा रहा है, उसको हम बोलते हैं कि वो अबेटमेंट कर रहा है। क्या कर रहा है? अबेटमेंट कर रहा है। ठीक है, आगे बात समझ में? ये है दोस्तों हमारा पहला एक्सप्लेनेशन हमारे इस पर्टिकुलर सेक्शन। अब देखो दूसरा एक्सप्लेनेशन, ये आखिरी एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन नंबर 2। whoever either prior to or at the time of the commission of the act does anything in order to facilitate the commission of that act and thereby facilitates the commission thereof is said to aid the doing of that thing। अब ये जो एक्सप्लेनेशन 2 है, लैंग्वेज आपको थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगेगी, पर असल में ये जो बात है ये आपको केवल एड का मतलब क्या है या कब बोलेंगे कि किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की सहायता की है, उसको समझाने के लिए है। जैसा अभी हम लोग जब अबेटमेंट को समझ रहे थे, तो जो तीसरा तरीका था अबेटमेंट करने का वो क्या था कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की जानबूझकर सहायता कर रहा है किसी भी अपराध को करने के संबंध में। यही तो मतलब समझा था हमने एड करने का। तो ये जो एक्सप्लेनेशन नंबर 2 है ये उसी को और क्लैरिफाई कर रहा है। ये कह रहा है कि एड करने का मतलब जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली उस क्राइम को करने में ही एड किया हो। अगर आपने किसी भी चीज को करने में एड किया है, जिस चीज को करने से उस व्यक्ति के लिए और आसान हो गया किसी अपराध को करना, वो भी एड ही कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल देता हूं मैं आप लोगों को, एग्जाम्पल के बिना आप समझते ही नहीं हो। देखो, दो सिचुएशन हो सकती है। मानो ये आप हो, ये मैं हूं, और ये एक तीसरा व्यक्ति है, इसका नाम है सी। ठीक है, अब मैं बी हूं मैं, और मैं सी से गुस्सा हूं, किसी भी चीज को लेकर बहुत गुस्सा हूं, और आपको ये बात पता है, और आप सी से चिढ़ते हो। अब मैं बी हूं, सी की तरफ गुस्से में आगे बढ़ रहा हूं, और आप मेरे पास आए और आपने मेरे हाथ में गन पकड़ा दी, और उस गन का इस्तेमाल करके मानो मैंने सी को शूट कर दिया। तो ये एग्जाम्पल किसका है? अबेटमेंट का है। कैसे हुई अबेटमेंट? आपने क्या किया? एड किया, जानबूझकर किया, सोच समझ कर किया, और आपका जो एक्ट है वो एक तरीके से डायरेक्ट रीजन बना कि मैं ये अपराध कर पाया। वरना मैं पैदल चल के जा रहा था, ज्यादा से तो कुएं से लात मार लेता, क्या मार लेता, पर आपने बंदूक दे दी तो मैंने उसको शूट ही कर दिया। इसको तो बोलेंगे ये डायरेक्ट एड करना है, ये डायरेक्ट क्लियर कट है, आपने डायरेक्टली बी को एड किया है अपराध को करने के संबंध। ठीक है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। पर हमेशा इतना डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो, इतनी डायरेक्ट हेल्प हो, जरूरी नहीं है। जैसे एक और एग्जांपल ले लो, मानो ये आप हो, ए नाम के व्यक्ति, ये मैं हूं, और एक ये तीसरा व्यक्ति है, सी है। सिचुएशन वही है कि मैं सी से किसी बात पे चिढ़ा हुआ हूं, ठीक है, और सी जो है वो अपने घर में है, सी जो है अपने घर में है। आप भी सी से चिढ़ते हो, और आप सी के पड़ोसी हो। आपको पता चल गया कि मैं सी के घर जा रहा हूं सी को मारने के लिए। आप मेरे पास आए, आप मेरे पास आए और आपने मुझे गन नहीं दी, चाकू नहीं दी मारने के लिए। आपने कहा सी के घर जा रहे हो, सी तो अपने घर में है, वो तो लॉक करके सो रहा होगा आराम से। ये लो चाबी, उसने पड़ोसी होने के नाते मुझे चाबी दी थी कभी भरोसा करके। ये लो उसके मेन गेट की चाबी, अंदर वाले गेट की नहीं है, मेन गेट की चाबी, अंदर का तो तोड़ना पड़ेगा। ये लो मेन गेट की चाबी, जाओ खोल के जाओ आराम से। तो यहां पे आपने क्या किया है? आपने यहां पर भी एड की, पर ये जो एड आपने की है वो इतनी डायरेक्ट नहीं है जितनी पहले एग्जांपल में थी कि आपने डायरेक्ट गन ही पकड़ा दी और वो डायरेक्टली रीजन बनी मर्डर का। यहां पे भी आपने एड की है, और आपने जो सहायता की है उससे मुझे बहुत हेल्प मिलेगी, कम से कम मेरी एक स्टेज तो क्लियर होगी, मैं मेन गेट तो क्रॉस कर पाऊंगा। तो ये भी उतना ही अबेटमेंट है जितना पहले एग्जांपल में। मतलब इसके लिए भी आपको उतनी सजा मिलेगी, अबेटमेंट का ही अपराध माना जाएगा, और यहां पर भी अपराध अबेटमेंट का ही माना जाएगा। कहने का मतलब है
एक्सप्लेनेशन टू क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि एड डायरेक्टली ऑफेंस करने के लिए भी हो सकती है, या फिर एड किसी ऐसी चीज की तरफ हो सकती है जिसके माध्यम से ऑफेंस को करना आसान हो जाए, कोई एक स्टेप पूरा हो जाए उस ऑफेंस की तरफ, तो भी उसको उतना ही एड मानेंगे और वो अबेटमेंट करने में उतनी ही सक्षम। ठीक है, तो कभी भी ऐसा मत समझना कि एड का रिक्वायरमेंट तभी पूरा होगा जब वो डायरेक्ट रोल प्ले कर रही होगी उस ऑफेंस के कमीशन में, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? तो आज के सेशन के अंदर इस पर्टिकुलर सेक्शन के माध्यम से, सेक्शन नंबर 45 के माध्यम से हमने समझने की कोशिश करी कि ये जो अबेटमेंट है ये होता क्या है और इसको करने के क्या क्या जरिए हैं और उन जरियों की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। उम्मीद है कि जो भी हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया है वो आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होगा। अगर कोई भी बात बाई चांस ना समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेरे को, अगर कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ। अदरवाइज भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। सेशन को लाइक जरूर करिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन मैं आपको बनाने जाऊंगा इस में, तो उसमें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि अबेटर कौन होता है। अबेटर का मतलब है कि अबेटमेंट करने वाला व्यक्ति, उसको कैसे पहचान और उसकी क्या जिम्मेदारियां बनती हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए दोस्तों, नमस्कार।